चलिए अब बात करते बागी बलिया की। कहते हैं कि यहाँ की सीटें सियासत पे काफी महत्वपूर्ण होती हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेफना की सीट, जिसके लिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो एक बार हार गया तो दोबारा नहीं जीत पाता। अपने बदलते राजनीतिक समीकरण, दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा और यादव मुस्लिम वोट बैंक के प्रभाव की वजह से सीट हमेशा से चर्चा में रहती है। कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही फेफना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है। 2022 में सपा ने एक बार फिर से इस सीट पर जिस तरह से वापसी की, उसके बाद इस बार 2027 का चुनाव किस करवट बैठेगा, इसकी चर्चा बहुत तेज है। समाजवादी पार्टी मौजूदा सीट बचाने की कोशिश में है तो बीजेपी कोई भी जमीन वापस हासिल करने की रणनीति बना रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या संग्राम सिंह यादव, सपा के विधायक, अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी फिर से फेफना में कमल खिलाने में कामयाब होगी। समझेंगे फेफना विधानसभा सीट के पूरे चुनावी समीकरण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बलिया जिले की राजनीति की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में जिले की कई सीटों पर अलग अलग दलों का प्रभाव है और इन्हीं में एक है फेफना विधानसभा। जब फेफना की बात करते हैं तो जैसा कि आपको बताया कि 22 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। संग्राम सिंह यादव वहाँ पर विधायक चुने गए थे और संग्राम सिंह यादव विधायक होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बलिया के जिला अध्यक्ष भी हैं, यानी बहुत कुछ स्टेक पर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए। संग्राम सिंह यादव की बात करें तो इससे पहले वो चिलकहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। परसीमन के बाद चिलकहर विधानसभा सीट खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने फेफना विधानसभा को अपना राजनीतिक क्षेत्र बना लिया। कई चुनावों में कोशिश के बाद आखिरकार 2022 में संग्राम सिंह यादव को सपा के टिकट पर बड़ी जीत मिलती है। बीजेपी के कद्दावर नेता उपेंद्र तिवारी को हराकर जब वो जीत दर्ज करते हैं तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा उलटफेर है। फेफना विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फेफना विधानसभा के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो लंबे समय तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला एक इतिहास रहा है। 1993 से 2012 तक अंबिका चौधरी से क्षेत्र के बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर देखे गए। सपा सरकार में मंत्री रहे, एक मजबूत जनाधार उनका रहा। लेकिन 2007 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी ने जब जीत दर्ज की तो कहा गया कि बहुत सारी चीजें बदलती हैं उन 5 सालों में। 2012 विधानसभा चुनाव आता है तो उपेंद्र तिवारी यहां पर जीत दर्ज करते हैं और अंबिका चौधरी हार जाते हैं। 17 के चुनाव में भी यहां पर तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं सपा और बसपा की। उपेंद्र तिवारी फिर से बीजेपी का कमल खिलाते हैं। हालांकि इस बार स्थितियां बदली थी। बसपा में पहुंच चुके थे अंबिका चौधरी और वो दूसरे नंबर पर रहते हैं, बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हैं। 22 का चुनाव आता है तो यहाँ पर बीजेपी के उपेंद्र तिवारी हार जाते हैं, बीजेपी से सीट छिन जाती है और सपा के संग्राम सिंह जीत जाते हैं। कहा जाता है कि दरअसल अंबिका चौधरी और सपा के बीच में जो पहले एक बिखराव था उसकी वजह से बीजेपी जीत रही थी और जब कमबैक अंबिका चौधरी का फिर से सपा में होता है, एकजुट होती है पार्टी, तो बीजेपी को पटखनी 22 के चुनाव में दी जाती है। लेकिन अब 2027 में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा कि जातीय समीकरण क्या कहते हैं, स्थानीय स्थितियां क्या बन रही हैं, अब किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको वहां के जो मौजूदा विधायक है सपा के संग्राम सिंह यादव का दावा सुनाते हैं कि किस तरह से वो विकास कार्यों को गिनवाते हैं और कहते हैं कि लगातार जनता से उनका संपर्क है, इसलिए जनता उन्हीं को चुनेगी। जबकि बीजेपी कुछ और दांव की बात कहती है। पहले इन दोनों के दावे सुनिए। बलिया के अंदर भी मैं कर सकता हूं कि जो काम पिछले 65-66 सालों के अंदर नहीं हुआ था उससे कई गुना ज्यादा काम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारे और हम सब भाजपा के पिछले कार्यकाल के चाहे आज के भी कार्यकाल के जितने भी विधायक और मंत्री रहे उन सबके नेतृत्व में बेहतर तरीके से काम हुआ है। बताइए, कभी 4 लेन बलिया के लोग देखे थे क्या? आज ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे आ गया मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के उसमें। मेडिकल कॉलेज आया, पिछली बार भी हम लोगों की सरकार में मोदी जी ने घोषणा किया, अरे योगी जी ने किया था। जमीन का चक्कर फंसा हुआ था, दुमदुमा में मैंने जमीन खाली कराया। फिर पॉलिटेक्निक की बात बनाने की बात हुई, नहीं बन पाया। माननीय योगी जी ने बड़ा दिल दिखाया और कैबिनेट से पास करके जेल के लिए अलग भूमि अधिग्रहण किया और जेल की जगह पे मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी जन नायक विश्वविद्यालय अखिलेश सरकार ने सिर्फ 5 लाख की घोषणा किया था, जितना हुआ सब योगी जी और मोदी जी की सरकार ने, और उस समय मैं मंत्री था, पैसा ला करके आज जो आप यहाँ विश्वविद्यालय दिख रहा है वो योगी जी की सरकार की देन है।
कई लोग दावा ठोकते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार उसमें शहीद स्मारक की जमीन जा रही थी, मैं वन मंत्री था, उसको बैठ करके सेटलमेंट करके हम लोगों ने कराया। इसके बाद आप चले आइए अन्य विकास की बात, तो आप चले जाइए फेफना विधानसभा में, चूंकि मैं फेफना विधानसभा से विधायक रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा, क्या फेफना में पहले भी गए होंगे, गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। बहुत ऐसे गांव थे जो हिल के जाने पड़ते थे। और छोड़ दीजिए, आज के जो वर्तमान विधायक जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के गांव है चरुइया, जो कटान से कट रहा था, मंत्री था, मैंने बचाया, यह हमारा फर्ज था, हमें बचाना चाहिए। उनके गांव जाने के लिए पुल नहीं था, 5 महीना लोग पानी हेल के जाते थे, वह पुल हमने बनवाया। उनके गांव जाने के लिए सड़क नहीं थी, आज भी जाइए, सड़क मैंने बनवाया। देखिए, चुनाव हार जीत समीकरण परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या है, समीकरण क्या है, और इन सारी चीजों को जोड़ करके पिछली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन न रहना पूर्वांचल में हम लोगों के चुनाव का हार का कारण बना। आप गठबंधन था 2017 के चुनाव में, तो मैं 70,000 वोट पाया था। 2017 में राजभर जी की पार्टी के साथ और हम लोगों की पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में थे, तो मैं 70,000 वोट पाया था। लेकिन 2022 के चुनाव में सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, तो भी मैं 74,000 वोट पाकर के चुनाव हारा, जो कि आप जानते हैं कि कम से कम 15-16 हजार पोलिंग वोट है हमारे क्षेत्र में। तो हमारी लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं थी, हमारे विकास कार्य पर लोगों ने मुहर लगाया। और हाँ, समीकरण था कि जो राजभर जी की पार्टी मेरे साथ थी उधर चली गई, समीकरण उल्टा हो गया, जिसके चलते चुनाव हार गया। बाकी फेफना के लोगों को स्नेह आशीर्वाद देने में और हमारे काम करने में कमी नहीं थी। आज चुनाव हो जाए, आज कम से कम ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतेंगे हम लोग। आज तक जितने वोट से कोई नहीं जीता होगा, उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। 22 के चुनाव में हम लोग को लगता था कि सरकार बन जाएगी, सरकार बनी नहीं। और ये जो सरकार बनी, उसने विपक्ष के विधायकों के साथ बहुत भेदभाव किया। बहुत मुश्किल से कुछ सड़कें बन पाई, जिनको बार बार विधानसभा में उठाने के बाद विधानसभा में लगातार क्षेत्र के मुद्दे को हम उठाते रहे, और निधि से जो भी काम हो सकता था, सड़क, बिजली, पानी, इलाज के लिए हमने पैसा देने का काम किया जनता को। सबसे काम तो ये किया कि मैंने जनता से कहा कि भाई आप शांति से अपना काम करिए, किसी के खिलाफ, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, किसी के खिलाफ मैं थाने पे फोन नहीं करूंगा, और सभी लोग अपना मामला घर पे निपटा करके शांति से रहेंगे, तो इस क्षेत्र का और इस प्रदेश का विकास तभी होगा जब क्षेत्र में शांति होगी। हमारे क्षेत्र में 5 साल में शांति रही, किसी से किसी का विवाद होता था तो हम लोग बैठ के हल कराने का काम करते थे। और हमने वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमने विधानसभा में इसको उठाया कि हम चितबड़ा गांव को तहसील बनाने का काम करेंगे, जो पहले बन जानी चाहिए थे। सरकार बनेगी तो हम फेफना को ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। हमने केवल कहा नहीं, 17 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो चितबड़ा गांव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सभा लगी थी। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करके हमने घोषणा करा दिया था, आए जो मुख्यमंत्री, कि अगली सरकार बनती है तो चितबड़ा गांव को तहसील बनाया जाएगा। तो मेरे मन में शुरू से है, इस विधानसभा के हम रहने वाले हैं, ये विधानसभा हमारा घर है, इस विधानसभा के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। हम अपने परिवार के लोगों के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने का प्रयास करता हूँ, सबसे मिलने का प्रयास करता हूँ। लगातार डोर टू डोर जाने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, बढ़कर जा रहे हैं, जो भी समस्याएं उनकी होती है उनको सुनते हैं, उसको निस्तारण करने का काम करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, कोई दरखास्त मेरे यहाँ पेंडिंग नहीं रहती है, हर आदमी का काम तुरंत उसके सामने ही करके और उसको भेजने का काम करता हूँ। 2027 के चुनाव आ रहा है जी, क्या तैयारी है, किस तरह की? सारी तैयारी है। समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। तो दावे अपने अपने, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार सिलेक्शन की है। इस सीट पर कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा तो एकजुट हो गई, अंबिका चौधरी और बाकी नेता तो एक साथ आ गए, लेकिन यहां पर नारद राय जिस तरह से बीजेपी के काफी एक्टिव हैं, अब क्या उनको मौका मिलेगा? चंद्रशेखर के परिवार से जुड़े सुषमा शेखर के नाम की भी राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा हो रही कि उनको टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी 2027 में किस चेहरे पर
दांव लगाती है। खैर चलिए अब आगे बात करते हैं सियासी समीकरणों की कि सियासी समीकरण किसके फेवर में दिखाई देते, क्योंकि जब हम पूर्वांचल की सियासत की बात करते हैं तो जाति सबसे बड़ा फैक्टर नजर आती है। फेफना विधानसभा में जातीय समीकरण चुनाव के नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ नतीजों को देखें तो ये सीट जो है यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक को सपा का पारंपरिक आधार माना जाता है, इस लिहाज से सपा काफी मजबूत रही है शुरू से। हालांकि जब यादव समाज के दो उम्मीदवार अलग अलग दल से चुनाव मैदान में आए तो बीजेपी को इसका फायदा मिला, जैसा कि आपने देखा 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव। इसके अलावा भूमिहार, ठाकुर, दलित और बाकी पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ पर यादव वोटर्स करीब 50,000 हैं, जाटव वोटर्स करीब 50,000 बताए जाते हैं, जबकि ठाकुर वोटर्स की बात की जाए तो वो भी करीब 50,000 की संख्या में बताए जाते हैं। भूमिहार वोटर भी काफी निर्णायक भूमिका में 30,000 के करीब बताए जाते हैं। कुशवाहा वोटर करीब 20,000 बताए जाते हैं। ब्राह्मण वोटर करीब 18,000 बताए जाते हैं, जबकि चौहान करीब 15,000। चौरसिया वोटर भी करीब 15,000 बताए जाते हैं। मुस्लिम वोटर भी करीब 15,000। वैश्य वोटर भी अच्छी खासी संख्या में यहां दिखाई देते हैं, करीब 12,000। और बाकी अगर वोटर्स की बात करें बाकी समाज की, तो वो भी काफी निर्णायक भूमिका में रहे हैं। लेकिन अब पत्रकारों की नजर से फेफना को देखना होगा। जो स्थानीय पत्रकार हैं वो 27 के रण को किस तरह से देखते हैं, चलिए अब आपको वो बताते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फेफना में जातीय समीकरण हमेशा से चुनाव की दिशा तय करते रहे, लेकिन 2027 में उम्मीदवार का चेहरा उतना ही अहम होगा, जैसा कि हमने बीजेपी को लेकर आपको बताया भी। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक यादव और मुस्लिम समीकरण समाजवादी पार्टी की ताकत रहा, लेकिन बीजेपी को हर चुनाव में मजबूत उम्मीदवार और सामाजिक संतुलन साधने की जरूरत होगी। पहले का भी रिकॉर्ड देखें तो 2 बार माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी भाजपा से 2012 में भाजपा का फेफना विधानसभा में खाता खुला और फिर 17 में माननीय उपेंद्र तिवारी जी फेफना विधानसभा से विधायक चुने गए। और चूँकि योगी सरकार 2017 में बना तो सरकार में मंत्री बने। तो फिर 2022 में चुनाव क्यों हारे? 2027 में चूँकि फेफना से सपा ने पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया और वहाँ पर सीधे सीधे टक्कर हुई। जबकि 2017 के अगर विधानसभा चुनाव के को देखें तो उस समय बसपा से पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और सपा से पूर्व विधायक संग्राम सिंह जी लड़े और 2 बैकवर्डों की लड़ाई में दोबारा पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी की जीत हो गई। इसके पिछले चुनाव की क्या स्थिति रही उस समय भी अंबिका चौधरी जी सपा प्रत्याशी थे और संग्राम सिंह यादव जी कौमी एकता दल से प्रत्याशी थे। इन दोनों की लड़ाई में भाजपा का कमल पहली बार फेफना विधानसभा में खिला। क्या आपको लगता है कि अगर एक यादव खड़ा होता है तो वो जीत जाएगा? एक यादव से मतलब नहीं है, मतलब है कि कोई दमदार पिछड़ा 2 अगर लड़ते हैं 3 लड़ते हैं तो तीसरा निकाल ले जाए जी। अगर एक लड़ता है तो एक लड़ेगा तो नहीं होगा, एक रफ टफ लड़ाई होगी और उसमें वो जीत जाएगा। 2027 के चुनाव कैसे देखते हैं? 2027 पहले तो चेहरा फाइनल होने दीजिए। वैसे पार्टी के लिहाज से देखें तो लड़ाई भाजपा और सपा में ही होगी, लेकिन चेहरा काफ़ी हद तक मायने रखेगा। देखिए, फेफना विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर गढ़ माना जाता है, यादव और मुसलमान, इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ पहले समाजवादी पार्टी का एक तरह से स्टार रहता था। समाजवादी पार्टी में आपसी टूटन, यादव समाज के 2 लोग यदि अच्छे कद्दावर नेता अलग अलग पार्टियों से लड़े तो भाजपा का यहाँ उदय हुआ, भाजपा ने यहाँ चुनाव जीता। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मंत्री की कार्यकाल उनके मंत्री रहते हुए और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सपा में शामिल हो जाना, यह वजह बना। इस वजह से उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए। और फेफना विधानसभा में एक किंवदंती भी है
कि जो मंत्री एक बार बन जाता है और यदि चुनाव हार जाता है तो दोबारा जीता नहीं है, और हर मंत्री चुनाव हारे हैं, इसलिए किंवदंती के हिसाब से उपेंद्र तिवारी भी उसी कड़ी में शामिल हो गए। 2027 के चुनाव को किस तरह आप देखते हैं? 2027 का चुनाव बहुत अहम है। हर पार्टी इसे अपने उद्देश्य को, जो अपने पांव को राजनीति में जमाए रखने के लिए लड़ रही है। समाजवादी पार्टी भी अपना अस्तित्व बसपा की तरह से खत्म न होने के कारण बढ़े, इसलिए बहुत मजबूती से लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार फेफना विधानसभा में खासकर बहुत सोच कर देना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हद तक ये निर्णय करता है कि वह किसे टिकट देती है और वह सफल हो पाता है या नहीं। तो स्थानीय पत्रकार यहाँ पर जिस तरह से तमाम चीजों को कह रहे हैं कि आप उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बलिया की फेफना सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर होगा या फिर सपा के ही खाते में ये सीट जाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने।